In the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to our online English class, grade 6. Hope everybody is doing well at home. If you remember, last time we talked about past simple tense. I told you about the formation of simple sentence, negative sentence and interrogative sentence. हमने सारे उसके रूल्स इन डिटेल पढ़े थे और उसकी फिर फर्दर एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, कुछ बच्चों ने होमवर्क भी भेजा था. टुडे वी आर गोना टच अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल. ये आता है आपका क्रिएटिव और सेल्फ राइटिंग से रिलेटेड. अगरचे ये टॉपिक हमने क्लास 3 से स्टार्ट किया हुआ है, आपको प्रैक्टिस दी जाती है कि आपने पैराग्राफ कैसे लिखना है, उसका अच्छा सा थीम या टॉपिक सेंटेंस आपने कैसे देना है, फिर फर्दर डिटेल्स कैसे आएंगी जिन्हें हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं, और फिर हाउ टू एंड इट इन अ प्रॉपर वे. यानी अब्रप्ट एंडिंग नहीं होती पैराग्राफ की, इसकी प्रॉपर एंडिंग होती है जिसमें हम कोई न्यू डिटेल्स शामिल नहीं करते. ओपन पेज 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पार्ट ए. रीड पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई. Number 1, topic sentence. Number 2, supporting details, example, etc. For this thing, we need to recapitulate the main part of the paragraph. Yes, paragraph writing. First, you can see topic sentence, supporting ideas, adding details, and concluding sentence. Let's see. What is a topic sentence? The topic sentence is the main idea of each paragraph. किसी भी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उसको आपने टॉपिक सेंटेंस की सूरत में स्टेट कर देना है. ठीक है, कोई भी पैराग्राफ आप लिखते हैं, कोई भी राइटिंग का पीस होता है, उसमें एक मेन आइडिया है जिसके मुतालिक आप लिख रहे हैं. ठीक है, इट कंटेन्स द फोकस ऑफ द पैराग्राफ एंड टेल्स रीडर्स व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट. इसका मतलब आपका फोकस, आपका जो की पॉइंट्स हैं वो आपके पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस में आ जाएंगे. ठीक है. नंबर 3, ऑल्दो द टॉपिक सेंटेंस कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन अ पैराग्राफ. टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ में कहीं पे हो सकता है, उसका मेन आइडिया आप कहीं पे भी लिख सकते हैं. इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ. जो आपका लेवल है उस पे हम इसी चीज़ पे हम इत्तफाक करेंगे कि मोस्टली बिगनिंग में टॉपिक सेंटेंस आ जाता है. यानी अभी जो हमने टॉपिक सेंटेंस से मुताल्लिक सीखा वो ये कि मेन आइडिया है, फोकस है हमारी राइटिंग का, जो मेन हम की आइडिया दे रहे हैं उसका, और दूसरा ये है कि मोस्टली ये बिगनिंग में आ जाता है. राइट. नेक्स्ट जो पार्ट बनता है बेटा हमारा वो है सपोर्टिंग डिटेल्स. इसके टाइटल से आपको अंदाज़ा होगा कि सपोर्टिंग डिटेल्स का क्या मतलब होता है. यानी दे आर सपोर्टिंग द मेन आइडिया. इसमें हम बहुत सी चीज़ें हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं. अगर हम कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें हमें अपने आइडिया को लॉजिक के तहत प्रूव करना है तो हम उसे प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है. सपोर्टिंग डिटेल दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई, प्रूव और एक्सप्लेन द मेन आइडिया. यानी ये सारे जो इसके थ्रेड्स हैं वो मेन आइडिया से जुड़े होते हैं, टॉपिक सेंटेंस से जुड़े होते हैं. उसको ज़ाहिर है आप पैराग्राफ लिखेंगे तो 1 या 2 सेंटेंसेस में तो आपका पैराग्राफ नहीं आएगा. यू नीड सपोर्ट, यू नीड डिटेल्स, यू नीड एग्जाम्पल्स, यू नीड एक्सप्लेनेशन. तो ये सारी जो हैं ये हमारी जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है उसमें आ जाएंगी, यानी सपोर्टिंग डिटेल्स में आ जाएंगी. नेक्स्ट जो पार्ट आता है, लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, दैट इज कंक्लूडिंग सेंटेंस. कंक्लूड मीन टू एंड, टू फिनिश समथिंग. इट इंडिकेट्स दैट यू आर गोइंग टू एंड अ पैराग्राफ. मोस्टली हम चंद वर्ड्स, चंद जो है वो फ्रेजेस यूज़ करते हैं इसको एंड करने के लिए, लेकिन कंक्लूडिंग सेंटेंस से मुताल्लिक आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें आप कोई नई चीज़ शामिल नहीं करेंगे. ये आपके उसी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको एंड अप करेगा इन अ प्रॉपर वे. अब आपका जो लेवल है, क्योंकि यू आर एलिमेंट्री लेवल, तो आपका ये होता है कि मोस्टली हम 75-80 वर्ड्स का इस तरह का पैराग्राफ जो है वो दिया जाता है बच्चों को.
इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हैव टेकन अप द एग्जाम्पल. जस्ट सी, पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको जो इसके टॉपिक सेंटेंस है, जो इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और जो इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. Yes, let's read it. The warm weather allows me to play outside. I play under the sprinkler with my brother. We run through the water and scream each time. At night, I play hide and seek with my friends. I usually hide behind a big bush. I love it when the weather is warm. यहाँ पे बेटा इट्स अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ. ऑन पर्पस मैंने सेलेक्ट किया है, उसकी वजह ये है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं, आपको क्लियर आइडिया हो जाए. अब ये देखें कि जो पहला सेंटेंस है, वी विल से इट्स अ टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि इसमें उन्होंने वार्म वेदर, जो गर्म मौसम है, गर्मी का मौसम है, उसके मतलब जो है वो एक बच्चा लिख रहा है. और वो मज़ीद उसके बारे में उसकी डिटेल्स नहीं लिख रहा कि कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, इसमें क्या क्या लोग करते हैं. नो, उसने उसको स्पेसिफाई किया है क्योंकि ही लाइक्स इट. द वार्म वेदर अलाउज मी टू प्ले आउटसाइड. नेक्स्ट थिंग, आई प्ले अंडर द स्प्रिंकलर विद माई ब्रदर. स्प्रिंकलर आप कह सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन के सेंस में आप ले सकते हैं, जो चीज़ वाटर और किसी लिक्विड को स्प्रिंकल करती है, छिड़काव करना किसी चीज़ का. तो राइटर कहता है, वो स्टूडेंट कहता है कि आई प्ले अंडर द स्प्रिंकलर विद माई ब्रदर, अपने भाई के साथ खेलता हूँ. वी रन थ्रू द वाटर एंड स्क्रीम ईच टाइम. स्क्रीम होता है वैसे चीखने के सेंस में, लेकिन यहाँ पे ये है कि एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, शोर कर रहे हैं, आवाज़ें, मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे हैं. एट नाइट आई प्ले हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक इज़ अ वेरी कॉमन गेम हियर, जो आप छुपन छुपाई जिसे कॉमन टर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, विद माई फ्रेंड्स. फिर ये भी पहले अपने ब्रदर के मतलब बता रहा था, फिर अपने फ्रेंड्स के मतलब, क्योंकि ये वार्म वेदर को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके जो एडवांटेजेस हैं जो एक बच्चे की सोच के मुताबिक हो सकते हैं, उसको देख रहा है कि उसको कैसे इंजॉय करता है. आई यूजुअली हाइड बिहाइंड अ बिग बुश. बुश कहते हैं झाड़ी को, इट्स नॉट अ ट्री, फैली हुई एक झाड़ी सी होती है. कहता है कि मैं उसके पीछे अक्सर छुप जाता हूँ. अब उसको ये थी सारी स्पोर्टिंग डिटेल्स वार्म वेदर के मुतालिक. जब उसने कह दिया कि मुझे जो है वो वार्म वेदर या गर्मी के मौसम में मैं खेलता हूँ, बाहर खेल सकता हूँ, ये वेदर इतना सूटेबल है कि मैं बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में तो यू हैव टू स्टे इनसाइड, आप बाहर नहीं खेल सकते, लेकिन गर्मी का मौसम जो है इट अलाउज यू टू प्ले आउटसाइड. तो यहाँ पे उसने सारी स्पोर्टिंग डिटेल्स दे दी, उसको एक्सप्लेन किया है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई के साथ वो इंजॉय करता है, मुख्तलिफ गेम्स खेलता है, पानी एक दूसरे पे फेंकते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं. अब उसको वो एंड करने जा रहा है, कहता है आई लव इट व्हेन द वेदर इज़ वार्म, कि जब गर्मी का मौसम आता है, गर्म मौसम होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई होप कि आपको ये आइडिया, ये जी चीज़ जो है वो क्लैरिफाई हो चुकी होगी. यू नो अंडरस्टैंड कि आपने पहले अपना मेन आइडिया देना है, जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. एक सेंटेंस की सूरत में आपने उसको एक्सप्लेन करना है, फिर आगे उसकी आपने एग्जांपल्स देनी है, जैसे यहाँ पे दी गई हैं मुख्तलिफ खेलों की सूरत में, इस तरह से. फिर उसको आपने एक या दो जुमलों में एंड कर देना है, ठीक है. दैट इज़ योर पैराग्राफ. यस बेटा, पेज 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक आप देखें, पार्ट सी. राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 words about a person you admire the most in your childhood. यानी आपने 50 to 60 सेंटेंस का एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें इसी तरह से टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स या कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट गोना गिव यू दिस होमवर्क, क्योंकि अभी आपको मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. हमारे जो अपकमिंग आएंगे वीडियोस या जो आपकी लेसन्स होंगे, उनमें भी यही चीज़ें बार बार डिस्कस हो रही हैं. तो जब तक आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर ना हो जाए, आई डोंट वांट यू कि आप वहाँ पे उसको अब्रप्टली लिखना शुरू कर दें. अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी वीडियो होगी उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग के मुतालिक बात करेंगे कि आपके जो आइडियाज़ जो आपके जहन में आते हैं उसको आपने जॉट डाउन कैसे करना है.
ठीक है। आपने अपना एक रफ ड्राफ्ट कैसे बनाना है, फिर उसके बाद आपने इसमें इम्प्रूवमेंट करके उसको रिवाइज करके उसको एडिट करके आपने फाइनल ड्राफ्ट की तरफ कैसे जाना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये उसी टॉपिक से कनेक्टेड था, दैट्स वाई आई जस्ट वांट एक्सप्लेन इट टू यू कि उसमें उन्होंने टॉपिक सेंटेंस में कहा है कि ज़ाहिर आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के मतलब लिखोगे ना। एडमायर होता है जिसकी आप बहुत तारीफ़ करते थे, जिसको आप बहुत पसंद करते थे इन योर चाइल्डहुड, यू आर स्टिल इन योर चाइल्डहुड, नो डाउट। नंबर 1, whom did you admire the most? आपके इर्द गिर्द आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, इवन के हमारे जो नेशनल हीरोज़, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हैं। तो पहले तो आपने उस पर्सनैलिटी की सिलेक्शन करनी है ऑन मेरिट, ठीक है, कि इतने ज़्यादा लोगों में से आपको ऐसा कौन सी पर्सनैलिटी सूटेबल लगती है जिसको कि आप सिलेक्ट करेंगे टू राइट अ पैराग्राफ ऑन। Number 2, for what characteristic or quality did you admire that person? Characteristic और quality का सेम मीनिंग है कि क्या उसकी क्या खूबियाँ थी, क्या खसूसियात हो सकती हैं जिसकी वजह से आप उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे या आप उनको इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं। फिर आपने पहले तो उस पर्सनैलिटी की सिलेक्शन करनी है, उनके बारे में आपने उनका तारफ़ देना होगा। फिर सेकेंडली सपोर्टिंग डिटेल्स, उसमें आपने व्हाट डिड दैट पर्सन डू टू यू एंड टू अदर्स टू डिज़र्व योर रिस्पेक्ट। ज़ाहिर है आप एक ले मैन, कॉमन मैन के मुतालिक तो नहीं लिखेंगे, जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा ऑफ कोर्स ही और शी इज़ अ स्पेशल पर्सन फॉर यू, तो उसकी ऐसी उन्होंने ऐसे क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं या ऐसा क्या काम किए हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ रही हैं, उनकी आपने फर्दर डिटेल्स देनी है ताकि ये क्लियर हो जाए कि वाई ही और शी डिज़र्व योर रिस्पेक्ट। आपके दिल में उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त, उनके लिए प्यार इतना ज़्यादा किस वजह से है, आखिर क्या बात थी। फिर एंड पे आपने कंक्लूजन देना है, उसको एंड करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये आपका होमवर्क नहीं है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। बेटा आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मतलब बात करेंगे। इट्स अ स्किल, नो डाउट इट्स अ स्किल, डिक्शनरी यूसेज, कि डिक्शनरी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आजकल क्योंकि आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज भी अवेलेबल हैं, ऐप्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, टैब्स पे। लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग, मैं अभी आपको एक इमेज भी दिखाती हूँ डिक्शनरी का, कि डिक्शनरी कैसी होती है। मुख्तलिफ साइज़ में होती हैं। स्टूडेंट डिक्शनरी होती है जो बच्चों के बैग्स में एक लाजुम मलजूम चीज़ है। दूसरी चीज़ है पॉकेट डिक्शनरी, बहुत छोटे साइज़ में, ताकि आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी आप अपने पास उसे रख सकते हैं। फिर ऑक्सफोर्ड की बहुत बड़ी बड़ी हैवी डिक्शनरीज़ हैं जिसमें हर चीज़ की डिटेल है। तो डिक्शनरी इस्तेमाल करने की स्किल क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट। डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन one or more specific languages listed alphabetically with usage, definitions, pronunciation and other information. यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ों को सम अप किया है कि एक डिक्शनरी जो होती है इसमें जो वर्ड्स हैं वो किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू में डिक्शनरीज होती हैं, लोगत जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश की डिक्शनरीज़ हैं, फ्रेंच, जर्मन, हर लैंग्वेज में डिक्शनरीज होती हैं, ठीक है, लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। अच्छा, अब डिक्शनरी की तरतीब क्या है, उसमें यह है अल्फ़ाबेटिकली, पहले ए से सारे आएंगे, फिर बी से, सी से, सो ऑन एंड सो ऑन, फिर जी पे एंड हो जाएंगे, ठीक है। सारे वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स की डिटेल्स होती हैं, विद यूसेज कि उनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, डेफिनेशंस, उस वर्ड की को डिफ़ाइन क्या कैसे किया जाए, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोनंसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिक्शनरी आपको उस वर्ड को प्रोनाउंस करना भी सिखाती है, ठीक है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो नाउन है, वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, ठीक। यस, ये कवर पेज है डिक्शनरी का, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसके नाम से। और अगर आप इसका फर्स्ट पेज या कोई सा भी पेज ओपन करते हैं तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है इट इज़ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है, द फर्स्ट वर्ड इज़ प्लम्बर। इसमें उन्होंने इसकी प्रोनंसिएशन भी दी है, प्लम्बर। फिर उन्होंने बताया है कि एन जो है इट्स फॉर अ नाउन, person whose job is to fit and repair water pipes,
प्लम्बर इट्स अ वेरी फेमिलियर वर्ड फॉर यू पीपल, जो सैनिटरी की फिटिंग वगैरह करते हैं, पाइप्स वगैरह की इनको ठीक करते हैं, वो प्लम्बर होता है। इसी तरह पी से देखिए, PL से सारे वर्ड्स आ रहे हैं, नीचे प्लम्बिंग है, और जो हमारा इस पेज पे एंड हो रहा है दैट इज़ द पॉकेट, यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन उन्होंने दी है। फिर आगे है नाउन है स्मॉल बैग sewn in a piece of clothing so that you can carry things in it, कि आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं। पॉकेट जो होती है, जेब जो होती है, तो यहाँ पे प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि, और उसकी प्रोनाउंसिएशन दी जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किससे ये बिलोंग कर रहा है वो बताया जाता है, और प्रॉपर डेफिनेशन यानी उसकी डिटेल्स दी जाती है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। पेज 5 पे भी आपको यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज़ एक जो होता है, जैसे आप कहते हैं स्टमक एक, हेड एक, बैक एक, इसका मतलब तकलीफ़ महसूस करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन दी है। फिर ये वर्ब है एकिंग, फिर टू फील अ डल कंटिन्यूस पेन, ये उसकी डेफिनेशन दी गई है कि हल्का हल्का सा लेकिन मुसलसल वो पेन रहता है, ठीक है, सख्त स्वेर किस्म का पेन नहीं होता। टू बी द सोर्स ऑफ अ डल कंटिन्यूस पेन, नाउन की सूरत में भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी वर्ब भी और नाउन भी। अ डल कंटिन्यूस पेन, एकिंग और एकी, एडजेक्टिव भी हो सकता है एकियर और एकिएस्ट, ठीक है। आप इस पेज को चेक करें, इसमें आपको इसी तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स की, यानी जो मेन डिक्शनरी का पर्पज़ होता है वो इसी तरह से चीज़ों को, वर्ड्स को एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि गाइड वर्ड्स, देयर आर 2 बोल्ड फेस्ड गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। अभी आपको दिखाए हैं वो गाइड वर्ड्स होते हैं। गाइड वर्ड्स हेल्प यू फाइंड द वर्ड यू वांट टू लुक अप। the words on the right shows the last entry on the page. Entry word क्या होते हैं? An entry word is the word that you look up in the dictionary. ये वो वर्ड होता है जिसकी आपको तलाश होती है। Entry word are printed in bold and they are listed in a alphabetical order. कि जो मेन चीज़ है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं हमारी डिक्शनरी की जो एंट्रीज़ होती हैं, और यहाँ पे वर्ड्स को बोल्ड फॉर्म में दिया जाता है और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसको आपने रिवाइज़ करना है, वीडियो चेक करनी है, और जो अगर कोई मुश्किल है तो जस्ट टेल मी। स्टे ब्लेस्ड।